रिजर्व बैंक ने सस्ते कर्ज की आस लगाए लोगों और इंडस्ट्री को एक तगड़ा झटका दिया है। बैंकिंग रेगुलेटर ने 100% अतिरिक्त CRR लगाया है, जो 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच जमा यानी डिपॉजिट पर लागू होगा। इस फैसले से सिस्टम से तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये फैसला मोटे तौर पे नोटबंदी के बाद से जमा पर ही लागू होगा। रिजर्व बैंक के इस फैसले के असर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, IFA ग्लोबल के फाउंडर और CEO अभिषेक गोयनका, कोटक महिंद्रा IMC की लक्ष्मी अय्यर और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान। लक्ष्मी, पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बात हो रही है कि सोमवार को बॉन्ड मार्केट को एक शॉक लग सकता है। अब ये जो पूरी घोषणा है, अगर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। 16 सितंबर को तो कुछ था भी नहीं ये नोटबंदी वगैरह, ये तो नवंबर में हुई है। फिर ये 16 सितंबर से 11 नवंबर, ये जो थोड़ा चुना है RBI ने, अजीब लगता है। करना क्या चाहते हैं गवर्नर साहब? नहीं, एक तो ये जो डिमोनेटाइजेशन के चलते जो ये पैसा इंक्रीमेंटल जो हम बोल रहे हैं NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो सिस्टम में आना शुरू हुआ, साफ तौर पे कहें कि डिपॉजिट हाँ, बिल्कुल। तो इसको लेमन टर्म से जो डिपॉजिट बोलते हैं, वो जो इंक्रीमेंटल अक्रू हो रहा है वो टोटल कुल मिला के जैसे आपने बताया 3.25 लाख करोड़ है। 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच करीबन 3.25 लाख करोड़ के डिपॉजिट बैंक में आए। बिल्कुल। और ये इन्होंने टाइम शायद इसलिए चुना होगा बिकॉज इनको पता नहीं, इन्होंने ये टेम्पररी मेजर बतलाया है। दिसंबर 9 को ये रीअसेस करेंगे और ये जो नोट आप जमा कर सकते हो 500 और 1000 के, ये दिसंबर एंड तक चलेगा। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आगे की बात करते कि सोमवार से जो आएगा उस पे लगेगा इतना, तो शायद बेटर होता। ये पुराना लेकर के पुरानी तारीख से सितंबर से कैलकुलेशन दिया है। सितंबर से लेना उनको इसलिए जरूरी था, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने ये जो मेजर है टेम्पररी रखा हुआ है, तो ये दिसंबर 9 तक इनको रीअसेस करना पड़ेगा। और ये जो दिसंबर एंड तक कितना पैसा आएगा ये शायद RBI को अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो पुराना लिया है तो अब हमें अंदाजा है कि एग्जैक्टली कितना पैसा इसके तहत CRR में चला जाएगा। बिल्कुल। तो बेसिकली अमाउंट उन्होंने तय कर लिया था, अमाउंट उन्होंने इतना चाहिए तय कर लिया और पीछे चलते गए कि देखिए किस डेट तक ये कवर हो जाता है। और इसकी एक और वजह है, बिकॉज जो RBI का जो बैलेंस शीट है इसमें तकरीबन 7.5 लाख करोड़ की सिक्योरिटीज है। ओके। तो इनका एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाता है, ये कितना आपको रिवर्स रिपो में आपसे सिक्योरिटी दे सकते थे और बैंकों से पैसा ले सकते थे। मान लो ये जो हाई डिनोमिनेशन नोट जो हम 85% बोल रहे हैं ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, ये जो हम 14-14.25 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर समझो 10 लाख करोड़ की जरूरत पड़ जाती तो RBI के पास तो सिक्योरिटीज नहीं है। ओके, यानी अगर लोग 10 लाख करोड़ रुपए बैंक में दे दें और बैंक के पास वो नकदी पड़ी है, बैंक को कोई लोन लेने नहीं आ रहा और बैंक को सारा का सारा RBI को देना चाहे रिवर्स रेपो में, तो RBI ले नहीं पाएगा बिकॉज उनके पास इतने बॉन्ड ही नहीं है। क्योंकि RBI जो है वो बॉन्ड देता है और पैसे लेता है। बिल्कुल। तो इसी वजह से ये जो मूव था ये काफी जरूरी था हमारे हिसाब से। ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही था। एक जो चीज जैसे आपने बोली झटके देने वाली बात, ये इसलिए शायद झटका हो सकता है क्योंकि सैटरडे को ही आएगा, शायद मार्केट को खबर नहीं थी। आजकल सारी चीजें वीकेंड पे हो रही है तो काफी हलचल हो रही है मार्केट में। बिल्कुल। तो मुद्दा ये है कि क्या झटका लगेगा, यानी ये देखिए जो मनी मार्केट है उसमें पैसे आते भी हैं जाते भी हैं, RBI भी पैसे लेता है पैसे देता है। तो अगले हफ्ते का अगर आप हमें थोड़ा अंदाजा दें कि कितना फ्लो आने वाला है, कितना निकलने वाला है, और फिर उसमें सोमवार को ये 3.3 लाख करोड़ निकल जाएगा, क्या उससे वाकई झटका लगेगा? देखिए, हमारा अनुमान है कि अगले हफ्ते के 3 दिनों में तकरीबन 3.5 लाख करोड़ सिस्टम में वापस आ रहा है। जो ये जो रिवर्स रिपो की जो मैच्योरिटी है तकरीबन 3.5 लाख करोड़ आ रहा है। अब मान लो आपको सोमवार से ही ये पैसा जमा करना पड़े RBI में, उसके चलते थोड़ी जो इंटरमिटेंट टाइटनेस होगी, हमारा ये अंदाजा कि उस वजह से जो शॉर्ट टर्म यील्ड्स है, शॉर्ट टर्म का ये मतलब है जो 3 महीना 6 महीना जो 1 साल के नीचे वाले जो बॉन्ड्स है, वहां पे थोड़ी आपको तंगी दिख सकती है। हमारे हिसाब से थोड़ी जो नी जर्क रिएक्शन जैसे हम बोलते हैं, उस वजह से शायद थोड़ा यील्ड्स 25 से 30-40 बेसिस पॉइंट यहां से ऊपर जा सकता है, शॉर्ट टर्म वाला। जी हाँ। और 10 साल का 10 साल का देखिए, उसमें ना जो रेट कट की जो गुंजाइश अभी भी लाइव है। दिसंबर 7 को जो मीटिंग का एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी ऐसा नहीं है कि रेट कट की गुंजाइश नहीं है। तो जो लॉन्गर एंड ऑफ द यील्ड कर्व है वो लिक्विडिटी से कम रेट व्यू से ज्यादा चलता है, तो वहां पे भी ऑफकोर्स इम्पैक्ट होगा, लेकिन शायद 15-20 बेसिस पॉइंट उसके चलते वहां पे बाइंग आने की चांसेस काफी हाई है। ओके। आपने जो कहा कि बाजार को बहुत बड़ा झटका शायद ना लगे, क्योंकि आप कह रही हैं 3.5 लाख करोड़ सिस्टम में आने वाले हैं। अब ये आने वाले का हिसाब अगर मैं लगाने की कोशिश करूं तो शुक्रवार को
करीबन 2.25 लाख करोड़ रिवर्स रेपो में आरबीआई को दिया है बैंकों ने, तो शायद वो आ जाएगा जी। और 3 दिनों में ऑन एवरेज आजकल 15-20 हजार करोड़ के डिपॉजिट हर रोज आ रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई और फ्लोज हैं? इसके पहले वाले जो रिवर्स रिपो किए थे वो भी ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैच्योर हो रहे हैं, जो कि सोमवार और बुधवार को है। तो ये मिला के 3 दिनों में लगभग आंकड़ा 3.5 लाख करोड़ के करीब आता है। तो बुधवार तक पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा उस तरह से? नॉर्मल एज एन हमारा ये अंदाजा है कि शायद मंडे के मार्केट क्लोजिंग आवर्स तक की थोड़ी नॉर्मलसी आ जाए मार्केट में, लेकिन ये जो नी जर्क रिएक्शन है ये जायज है, क्योंकि जो यील्ड्स है लिटरली 9 पिंस की तरह गिर चुके हैं। तो ऑब्वियसली आरबीआई का भी ये इंटेंट नहीं है कि आप अज्यूम कीजिए वन मोमेंट कि ये मेजर ना हुआ हो। तो ये जो बैंकों के पास इतनी तेजी से जो पैसा आ रहा है वो कहां पे लगाएंगे? उनकी भी लिमिटेशंस हो रही है ना, बिकॉज बैंक एफडी में इतना ग्रोथ हो रहा है, तो जो एवेन्यूज हो रही थी वो काफी लिमिटेड हो रही थी। तो उस वजह से ये मूव लाना बहुत ही जरूरी था। क्या लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बैंकों को इसमें कुछ मिलेगा नहीं, कम से कम रिवर्स रेपो में आपको पैसे मिल रहे थे जी, अब ये फ्री हो जाएगा सीआरआर पे। इस पर हम बात करेंगे प्रकाश से, लेकिन इसके पहले अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रुपए को ध्यान में रख करके कहीं ये कदम शनिवार को तो नहीं उठाना पड़ा आरबीआई गवर्नर साहब को? देखिए, एक्चुअली ये पर्टिकुलर स्टेप से ये 3-4 जगह की एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। एक तो डेफिनेटली रुपया एक तरफा काफी वीक गया, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई हमारी जो 10 ईयर यील्ड्स थी काफी अनअट्रैक्टिव हो गई थी एज कम्पेयर टू ऑल द यील्ड्स इन द वर्ल्ड, जो सब जगह तेजी से बढ़ रही है। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। मतलब अगर आप पिछले महीने भर का या 20-25 दिन का अंदाजा लगाएं तो हमारे बॉन्ड यील्ड और अमेरिका के या जहां भी आप कंपैरिजन करते हैं कितना फासला कम हुआ? करीब अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के पहले कुछ 1.75 के आसपास थे, जो करीब 2.4 हाई तक चले गए थे, और इतनी बड़ी मूवमेंट लास्ट 10-11 सालों में कभी नहीं आई। तो इनफैक्ट जो अगर हम 10 ईयर यील्ड की बात करें यूएस की, तो वो करीब 4.5% थी करीब 10-11 साल पहले, जो गिरते 1.35% पे बॉटम हुई, और अब ये पूरी ट्रेंड तोड़ते हुए एक तरफा ऊपर जा रही है और हर दिन ऊपर जा रही है। तो एक तरफ में सभी जानते हैं कि यूएस की यील्ड्स आज के दिन वर्ल्ड की सबसे सेफ यील्ड्स है, लोग वहीं पैसा डालना चाहेंगे। तो अगर आपकी यील्ड आर्बिट्राज यूएस की तरफ या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ है तो डेफिनेटली इंडिया में पैसा नहीं आएगा यील्ड के कारण। और अपनी इंडियन यील्ड्स जो है वो 6.75-6.8 के आसपास से आके 6.25% के नजदीक आगे, आई थिंक 6.18 की लो बनाई है। तो इस कारण से यील्ड एडवांटेज इंडिया के एकदम अगेंस्ट। तो इसको थोड़ा सा जोड़ के बताते हैं। 6.25 पे हम थे और 2.25 पे अमेरिका। करेक्ट। तो 5% का फर्क था मुश्किल से 3 हफ्ते पहले, और इन 3 हफ्तों में वो करीब 2.5 पे आ गए और हम करीब 6 पे आ गए। तो ये हो गया तकरीबन 3.5। हाँ, करीब 1% का एक्स्ट्रा डिफरेंस बढ़ गया। 1.5% मेरे हमने जो कैलकुलेशन किया 1.5%। तो कोई भी अमेरिकी निवेशक को अगर पैसे लगाने, किसी एफआई को पैसे लगाने हैं, तो पहले इंडियन बॉन्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था क्योंकि 5% का गैप था, अब वो गैप कम हो गया। नॉट ओनली दैट, पहले जब आप बॉन्ड में पैसा लगा रहे थे तो शायद आप करेंसी पे भी कॉल ले रहे थे, क्योंकि करेंसी आपकी 66-67 की रेंज में थी। तो कई इन्वेस्टर्स जो है वो बैक टू बैक पूरी हेज करके चलते हैं, और कई इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ी बहुत पोजीशंस ओपन भी रखते हैं कि अज्यूमिंग दैट द करेंसी इज गोइंग टू स्टे इन द रेंज। तो अब जो कि करेंसी एक तरफा वीक हो रही है और लास्ट 7-8 डेज कंसेक्यूटिवली वीक हो रही है, तो कोई भी आदमी जो पैसा डालेगा वो करेंसी की भी कॉल लेके चलेगा। ओके, तो अब वो डॉलर पे मजबूती और रुपए पे कमजोरी की कॉल लेगा। हाँ, वो भी कमजोरी की कॉल भी लेंगे, तब तो फिर सेलिंग चलती रहेगी। हाँ, तो सेलिंग चलती रहेगी। तो फिर रुपए को मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? इसका रुपए को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। लेकिन आप जब हम शुक्रवार को बात कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि कुछ फॉरवर्ड प्रीमियम पे भी असर पड़ता है। वो गणित क्या है? तो फॉरवर्ड प्रीमियम में लास्ट कुछ दिनों से क्या हुआ कि जो फॉरवर्ड प्रीमियम काफी हाई चल रहे थे, 4%, 4.5%, 5%, वो फॉरवर्ड प्रीमियम काफी लो आ गए। इनफैक्ट फॉरवर्ड प्रीमियम हमेशा प्रीमियम में चलता है, दैट मीन्स अगर आप नवंबर की डॉलर बेचते हो नवंबर एंड की, तो आपको 3-4 पैसे प्रीमियम मिल रहा था। या दिसंबर में बेचते हो तो 20 पैसे प्रीमियम मिल रहा था। या 1 साल की बेचते हो तो 3.5 रुपए प्रीमियम मिल रहा था। बट ये प्रीमियम क्या है, घट घटा के अब हिस्टोरिकल लो लेवल्स पे आ गए हैं। और जो शॉर्ट टर्म प्रीमियम्स है, जो 3-4 महीनों की प्रीमियम्स है, वो 2.5% हो गए और लॉन्ग टर्म प्रीमियम 3.5% के हो गए हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये काफी समय से हमने नहीं देखा इस ढंग से। तो हो क्या रहा है, क्योंकि आपके 10 ईयर यील्ड्स नीचे आ गए हैं, तो उस कारण से आपके जो फॉरवर्ड प्रीमियम्स है डॉलर रुपी मार्केट में वो काफी नीचे आ गए। तो अभी कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे थे कि वो पोजीशंस बना रहे थे जहां पर वो शॉर्ट टर्म प्रीमियम्स को बाय कर रहे थे और लॉन्ग टर्म प्रीमियम्स को बेच रहे थे।
और उस पर एक कॉल ले रहे थे कि भाई ये शॉर्ट टर्म प्रीमियम जो इतने नीचे आ गए अचानक से करेक्ट होंगे या फिर कोई जैसे आज आरबीआई की न्यूज आ गई उस ढंग से कोई भी ऐसी न्यूज आ गई तो वो शॉर्ट टर्म प्रीमियम वापस बढ़ने लगेंगे। तो आपने दिसंबर का डॉलर खरीदा और जून 17 या सितंबर 17 बेच दिया ऑन द अजम्पशन कि अगर जब प्रीमियम्स करेक्ट करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा, तो नेट नेट में आपको बेनिफिट ज्यादा होगी। ओके, तो क्या इस लिहाज से थोड़ी मदद मिल सकती है, रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा? और सेकंड चीज जो कॉर्पोरेट लोग ने किया कि जो पोजीशंस उन्होंने 67 के आसपास बनाया होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प के पहले, वो पोजीशंस पे प्रीमियम बहुत ज्यादा उनको मिली। अब जब रुपया इतना बढ़ गया है तो अगर कहीं कहीं उनकी पोजीशंस में उनको प्रॉफिट आ रहा था बिकॉज प्रीमियम झटके से गिर गई, तो उनकी जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस थी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी आ सकता है क्योंकि प्रीमियम काफी गिर गई है, ₹1 से ऊपर गिर गई। तो वो पोजीशंस कई लोगों ने कैंसिल करके ये अजम्पशंस में कि भाई अगर रुपया वापस से 68, 50 के या 69 के ऊपर जाता है और प्रीमियम्स भी इंप्रूव हो जाती हैं तो फिर हमें वापस से डॉलर फॉरवर्ड मार्केट में बढ़िया रेट मिलेगा। तो ये दो टाइप की पोजीशंस कंपनियों ने बनाई है। तो इम्पैक्ट अब मंडे को अगर प्रीमियम्स रिवाइज होती है, बिकॉज डेफिनेटली होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा तो नहीं है कितना रुपए की एडजस्टमेंट्स होंगी, बट एडजस्टमेंट्स है एंड 10 ईयर मेरे ख्याल से 20-25 बेसिस पॉइंट की उछाल एक बार तो दिखाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रीमियम्स में और लॉन्ग टर्म प्रीमियम्स में भी डॉलर रुपी के उसमें भी हमें इम्पैक्ट नजर आएगा। तो उस कारण से काफी एडजस्टमेंट्स होंगी मंडे को एटलीस्ट टिल 1 o'clock। एक इंटरेस्टिंग चीज और है प्रदीप, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड मार्केट में आर्बिट्राज हो रहा था 2 पैसे का। तो कई लोग क्या कर रहे थे कि फ्यूचर पोजीशन को में बाय कर रहे थे और फॉरवर्ड पोजीशन में शॉर्ट कर रहे थे और उसकी अनवाइंडिंग अब मंडे को होगी आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से। तो फ्यूचर कटेगा और फॉरवर्ड में $1.5 बिलियन की बाइंग आएगी। तो अगर जैसी वो बाइंग आई तो 12-12.5 के आसपास में जब भी वो रेफरेंस पे कटेगा वहां पर वो स्पॉट मार्केट थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा। तो अगर इमीडिएट नीजक रिएक्शन रुपी का थोड़ा स्ट्रांग भी रहा तो मेरे ख्याल से कुछ ही समय पे या कुछ ही घंटों में रुपया में वापस मंदी आ जाएगी। यानी आप कहें कि रुपया शायद ऊपर खुलेगा, हो सकता है, और उसके बाद दोपहर बाद फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। ये आउटलुक थोड़ा लंबा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या बनता है आपसे जानेंगे, लेकिन प्रकाश आपको अब शामिल करेंगे इसमें। डेट और फॉरेक्स मार्केट में क्या होगा वो तो हमें समझ में आया, शेयर बाजार में क्या होगा? जी देखिए प्रदीप, जो मुझे इस डिस्कशन से समझ आया और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, आपने गणित बहुत अच्छी तरह समझाया कि फाइनली इंपैक्ट किस पे कितना पड़ने वाला है इन मनी टर्म्स, इन लाख करोड़ टर्म्स। मुझे जो सिंपल चीज टेक अवे मेरा ये रहा कि जो सितंबर 16 से नवंबर 11 की डेट का इन्होंने जो पीरियड अनाउंस किया है, इसमें ये देखिए कि डिमोनेटाइजेशन के बाद तो सिर्फ 2 दिन की बात हो रही है। 8 तारीख को अनाउंस हुआ, 9 को छुट्टी थी, 10 को और 11 को जो हुआ वही हुआ। अब इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ना है प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स में नो डाउट डिपॉजिट ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास 26 सितंबर के बाद से 8 तारीख तक जो डिपॉजिट बेस है वो काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, क्योंकि उनकी डिपॉजिट ग्रोथ एक्टिव रही है, ज्यादा आगे रही है। तो मेरी समझ में ये आएगा कि स्ट्रेन उनको पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ये सीआरआर रिक्वायरमेंट के लिए या तो जीसेक बेचना पड़ेगा या हो सकता है कॉल मनी में पार्टिसिपेट करके बोरो करना पड़ेगा, इंटरबैंक वाले मार्केट में आना पड़ेगा। तो जो भी होगा उनको असर इसका नेगेटिव होगा, पीएसयूज को भी होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी है ये वाली ये कम है सितंबर 16 से 8 तक की। तो कल सुबह मार्केट खुलते ही मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो पिटेंगे, लेकिन पीएसयू जो है थोड़े से हल्के से पिटेंगे या उसमें गिरावट इतनी ज्यादा नहीं आएगी और 2-3 दिन बाद हो सकता है वो करेक्ट भी हो जाए। तो एक शॉर्ट टर्म वो रहेगा, अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए, थोड़ा सा ये इस टाइप का दबाव है उसका फायदा उठाने के लिए, बट इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी पीएसयू बैंक्स को फिर से एक लॉन्ग टर्म बेसिस में रिव्यू करने की जरूर मिलेगी। ओके, लेकिन हिसाब बिल्कुल साफ तौर पे अगर आप देखें, अब तक की चर्चा से ये समझ में आ रहा है कि आरबीआई जो रिवर्स रेपो में दरअसल ब्याज दे रहा था वो अब उनको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सीआरआर के तहत जो पैसे आरबीआई के पास जाएंगे वो फ्री हो जाएंगे। तो बैंकों को होगा नुकसान। बैंकों के पास जो इतने सारे डिपॉजिट आए हैं इसकी वजह से उनका खर्च बढ़ा है ब्याज पे, लेकिन अब उनके पैसों पे उन्हें कोई आमदनी नहीं होगी। तो बैंकों का मार्जिन, बैंकों का मुनाफा दिसंबर तिमाही के लिए साफ तौर पे कम हो रहा है। ये पहली बात। और दूसरी बात, बॉन्ड मार्केट में या रुपी मार्केट में जिस तरह के उतार चढ़ाव की हमने बात कही, तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, अगर आप डेट फंड में पैसे लगाते हैं या फिर आप
रुपए या डॉलर में कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, आपका एक्शन प्लान अब क्या होना चाहिए, यहां से आगे अगले हफ्ते ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट, डेट मार्केट या इक्विटी मार्केट में। प्रकाश, जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी, बैंकिंग स्टॉक्स गिरेंगे, निफ्टी बैंक गिरेगा, उसके साथ साथ बाजार भी गिरेगा। क्या आप खरीदारी की सलाह देंगे? बहुत समय के बाद आप देखिए एफआईआईज की बिकवाली इक्विटी में बहुत धीमी पड़ी है और सेलेक्टिवली अच्छी खरीदारी भी आती हुई दिख रही है। तो मार्केट ने बॉटम बना लिया है, ये व्यू शुक्रवार को बना था। क्या इस कदम की वजह से ये व्यू कहीं बदलेगा? क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए प्रदीप जी, मेरी समझ में ये आया है कि बैंकिंग सिस्टम पे जो दबाव इस वजह से, इस कदम की वजह से आएगा, उससे हो सकता है कि हमने जो एक रिकवरी एनबीएफसीज में देखी थी, खास करके शुक्रवार के सेशन में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और तेज रफ्तार पकड़ सकती है। क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट सारी हैं ये बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। तो अगर इस दरमियान अगर कोई शिफ्ट करना चाहता है, कोई बोरोइंग की जो पैटर्न है उसमें कहीं चेंज आएगा, तो वो एनबीएफसीज के लिए फेवरेबल होगा। और एक और चीज होती जा रही है, जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एटीएम की कतारें कम होती जा रही है, लोगों में जो बेचैनी थी वो थोड़ी सी एक विद इन मॉडरेट लेवल्स आती जा रही है, और कहीं ना कहीं कैश इन द सिस्टम इज कमिंग बैक। इट माइट टेक टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से रिप्लेस हो गया। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्ट स्टॉक, सिलेक्ट सेक्टर्स में जरूर है, नॉट नेसेसरी बैंकिंग, क्योंकि इस टाइप का रिएक्शन आरबीआई का आगे चल के भी थोड़ा एडहॉकिज्म जो है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो हो सकता है कि रिएक्शन कैसा है ये कहना मुश्किल है। तो बैंकों से थोड़े समय के लिए दूर रहिए, लेकिन एनबीएफसी में रिकवरी जरूर आएगी, उसमें कर सकते हैं। और बाकी के हमने कई बार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की जो बात की है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, आईटी, फार्मा, केमिकल्स, ऑटो एंसिलरी, उसमें मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी आएगी, विद अ कैविएट दैट मार्केट अभी भी वल्नरेबल है, कभी भी गिर सकता है। जनवरी में गिरे या दिसंबर एंड में गिरे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म मौका जो है वो अपसाइड का जरूर दिखेगा मंडे मॉर्निंग से। ओके, तो गिरावट में खरीदारी की सलाह आपकी बन रही है। सेक्टर्स और स्टॉक की जो आप बात करें प्रकाश, वो भी स्पष्ट है, लेकिन आगे जो और आंकड़े आने हैं, जैसे कि जीडीपी का आंकड़ा आएगा, वो शायद बाजार के लिए इतना दिक्कत भरा ना हो, क्योंकि इस क्वार्टर का जीडीपी ज्यादा अहम होगा कि इस दिसंबर क्वार्टर में इन तमाम कदमों की वजह से कितनी गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद भारत और अमेरिका दोनों तरफ जो सेंट्रल बैंक्स की यानी आरबीआई और फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है अगले 2 हफ्तों में, क्या मार्केट मान के चल रहा है और वो कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर या एक सवाल है जो हर ट्रेडर के मन में होगा कोई भी फैसला लेते समय? देखिए, हिंदुस्तानी माहौल में जो इंटरेस्ट रेट की जो महिमा है वो थोड़ी सी आज की तारीख में कम है, तो वहां पे भी लेकिन उम्मीद ये है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है वो 7 तारीख को आपको अनाउंसमेंट में एमपीसी की अगर आता है तो बहुत अच्छा है। अगर इससे कम आया तो एक डिसअपॉइंटमेंट माना जाएगा और मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा। यूएस के जो जहां तक सवाल है, यूएस में अगर फेड रेट हाइक नहीं होती है तो बहुत एक मेजर पॉजिटिव है, अगर होती भी है तो एक इवेंट है जिसको आपने पार कर लिया। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है तारीख वाइज जो टाइम करेक्शन है वो मार्केट में जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की वजह से वो 10 से 15 तारीख तक, 16 तारीख तक रह सकता है। बट अदरवाइज आई डोंट सी दैट टू बी सच अ गेम चेंजर या डील ब्रेकर जिसको कहते हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। हाँ, अगर फेड रेट हाइक बहुत ज्यादा आता है तब डेफिनेटली एक नेगेटिव हो सकता है, पर मुझे यूएस का माहौल देखते हुए इस टाइप की उम्मीद अभी नहीं है। हमारे यहाँ 50 बेसिस पॉइंट से नीचे मार्केट मुझे नहीं लगता खुश रहेगा, तो दैट विल बिकम अ वेरी क्रिटिकल डिस्टिंग। और एक इटालियन रेफरेंडम का भी याद रखिएगा, एक पहलू और है जिसको हमने ध्यान नहीं ज्यादा दे पाए या उस पर गौर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लोकल कंडीशंस, बट वहां पे उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन का फ्यूचर जो है वो काफी हद तक एक डिसाइसिव मोड में आएगा और वो भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम क्रिएट कर सकता है। ओके, लक्ष्मी, आधे % रेट कट की उम्मीद आरबीआई से आपको है? मार्केट को तो है डेफिनेटली आधे % की उम्मीद, पर ये कहना बहुत मुश्किल होगा आज की तारीख में कि 0.5% होना है कि नहीं होना है। हमारा ये मानना है कि 7 तारीख को अगर 25 बेसिस पॉइंट भी हो जाए और इनका जो फ्यूचर गाइडेंस है वो गाइडेंस अगर 50 बेसिस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेगा,
फिर भी मार्केट अगर संभल सकता है, लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट देकर कोई ओपन एंडेड स्टेटमेंट ना रहे तो मार्केट को संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट प्रकाश जी से मैं भी सहमत हूं कि 50 बेसिस पॉइंट की जो डायरेक्शन है उसी की तरफ मार्केट बढ़ रही है, चाहे वो शेयर बाजार हो चाहे वो डेट बाजार हो। तो 50 बेसिस पॉइंट का आना जरूरी है, बट ये बहुत ही क्लोज कॉल है कि 50 बेसिस पॉइंट फॉर श्योर आएगा कि नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते हमको देखना पड़ेगा कि महंगाई आपको किस तेजी से आपको नीचे आती हुई दिख रही है, उस हिसाब से आप ट्रेजेक्टरी तय करेंगे आगे की। लेकिन बैंकों को चूंकि अब झटका लगा है, तो क्या वो ऐसी स्थिति में आगे अपने लोन की दरें कम करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री को उसी का इंतजार है। आरबीआई क्या करेगा उससे ज्यादा अहम है कि बैंक कितना कट करते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारा ये मानना है कि भले लैग इफेक्ट से हो, दो चीजें होने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। एक जो डिपॉजिट की दामें हैं वो और घट सकती है यहां से, तो ये जो नॉन डिपॉजिट यानी जो नॉन बैंक मोड ऑफ सेविंग्स या जो लोग निवेश करते हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, नंबर 1। क्योंकि आप बताइए, अगर आप बैंक हो, आपने पता है कि आपने सीआरआर लगाना है 100% और आपको उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो आप इतना डिपॉजिट क्यों लोगे? सो दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, इसके चलते जो आपको लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो आप गैदर कर रहे हो, उसके चलते आप जो आपका लेंडिंग रेट है, आपका मार्जिन अगर इंटैक्ट भी रखो, थोड़ा बहुत बढ़ा भी दो, आप ये लेंडिंग रेट्स में कटौती कर सकते हो। लेकिन जो डिपॉजिट रेट है हमारे हिसाब से वो पहले कटेंगे और लेंडिंग रेट एक लैग के साथ कटेंगे। तो ऐसे भी लेंडिंग रेट आजकल एक कैलकुलेशन से चलते हैं, मार्जिनल रेट से। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि अगर सोमवार को थोड़ा पैनिक आए और बॉन्ड फंड के एनएवीज कम हो, क्या आप ये कहेंगे कि ये मौका होगा एंट्री लेने का? डेफिनेटली, आई मीन उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमारे माइंड में। ये जो है हमारे हिसाब से, आप हाईवे ड्राइव कर रहे हो, एक आपने स्पीड ब्रेकर देख लिया, तो ये स्पीड ब्रेकर आपको थोड़ी गति स्लो करने का अनुमान दे रहा है। ऐसा मतलब नहीं आप यू टर्न लगा के निकल जाइए। तो 10 साल के यील्ड पे आपका टारगेट क्या है, 3, 6 महीने, 12 महीने का? देखिए, अगर 575 के करीब अगर रिपो रेट की गुंजाइश की जा सकती है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, तो क्या आपका जो 10 ईयर बॉन्ड है 6% या 6 के नीचे जा सकता है? द आंसर इज डेफिनेटली यस। तो अगर 15-20 बेसिस पॉइंट की नमी हो यील्ड्स में, हमारे हिसाब से आपने खरीदना चाहिए। अभिषेक, आखिरी सवाल आपसे। 15 तारीख तक ये सारी चीजें हो चुकी होंगी जिनकी हमने चर्चा की। 15 दिसंबर को रुपया कहां देखते हैं? रुपया 15 दिसंबर के आसपास करीब 69 के आसपास देखते हैं, और अगर वर्ष होना है तो 15 दिसंबर के पहले हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा यानी रुपए का। हाँ, मेरे हिसाब से फेड के डिसीजन के पहले रुपए में जितनी मंदी और डॉलर में जितनी तेजी शॉर्ट टर्म के लिए, उतनी हमें 15 तारीख के पहले नजर आएगी। जैसे मैंने कहा कि महीने भर की मंदी रहती है, महीने भर में 10 दिन और बाकी है। हिस्ट्री में हमने ये देखा है, तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन की मंदी और उसके बाद फेड हाइक के बाद में बाय द रूमर सेल द न्यूज एंड थोड़ी करेक्शंस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, लक्ष्मी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश, आपका भी शुक्रिया। इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।